ठीक है भाई, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश मैंने तुम्हें अब तक क्या क्या करा दिया था, उत्तर प्रदेश में आपका काफ़ी सारा मैं करवा चुका हूँ, है नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मैंने भौतिक प्रदेश करा दिया। उत्तर प्रदेश में आपका भौतिक प्रदेश के बारे में बता दिया, है नहीं। और भौतिक प्रदेश में क्या क्या बता दिया था, भाबर क्षेत्र बता दिया था, तराई क्षेत्र बता दिया था, और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र बता दिया था। ये हो गया था, भौतिक प्रदेश हो गया था। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपका भौगोलिक स्थिति करा दी थी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी करा दी थी, है नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, बताओ पूरब से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, 240 या 650? 650। पूरब से पश्चिम कितना फैला हुआ है, 650। और उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ था, 240। ये बताया मैंने आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में। अच्छा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, ये सब बताया मैंने, है नहीं। जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पर, है नहीं, ध्यान रखना। क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। पहले नंबर पे कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने ये भी बताया था कि संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में यूपी का कितना स्थान है, ठीक है, कितना है, 7.3, 7.3 है, ये आपको ध्यान रखना, ये बता दिया था। नदियों के बारे में बता दिया था, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में भी बता दिया था। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इसी को कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इसी को कहते हैं स्वतः जल स्वच्छ करने वाली नदी, इसी को कहते हैं देव नदी, इसी को कहते हैं प्राणदायिनी नदी, इसी को कहते हैं भागीरथी। सारा करवा दिया था, है नहीं, ध्यान रखना, नदियां करवा दी थी। उसके अलावा मैंने आपको उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में भी बता दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। पूरा चार्ट बना के बताया था, पूरा चार्ट बनाया था, याद है वो चार्ट आपको, वो चार्ट याद है, नहीं है। चार्ट उत्तर प्रदेश की मृदा 3 प्रकार से बताई थी, एक भाबर एवं तराई वाली, एक मध्य वाली, और एक आपका मैंने कौन सी बताई थी, बुंदेलखंड वाली। तो उत्तर में आपको ध्यान रखना, भाबर और तराई में मैंने आपको कौन सी बताई थी, कंकरीली वाली और पथरीली वाली। और आपको मध्य वाली में, गंगा वाले में मैंने आपको बताई थी कौन सी, आपका जलोढ़ वाली, यानी आपका नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। यानी कहने का मतलब मेरा ये खादर और बांगर के बारे में। मैंने ये भी बताया था कि जो नदियों का तटवर्ती है वो कौन सा होता है, खादर होता है, और नदियों से दूर जो होता है वो कौन सा होता है, बांगर होता है। ये वाला भी करा दिया था। तो नदियाँ हो गई और मृदा हो गई, और उसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश में आपको जनजातियाँ भी करवा दी थी, जनजाति के बारे में भी बता दिया था। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। सबसे छोटी जनजाति बनरावर। और ऐसे जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है यूपी में, कौन सी है, सोनभद्र। सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है, बागपत। और अयोध्या और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। इतने सारे टॉपिक करवा दिए। उसके अलावा और भी टॉपिक कराएं, अभी करंटली आपका विविध वाले टॉपिक भी कराएं। क्या मैंने आपको ये वाला टॉपिक करा दिया, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, ये वाला टॉपिक नहीं कराया ना अभी, ठीक है, ये वाला टॉपिक करवाते हैं आज। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाते हैं आज, है नहीं। क्या है पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में आपको क्या क्या देखना है ये आप समझो। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था वही पंचायती राज व्यवस्था तो है जिसके तहत आपके गांव में चुनाव हो रहा है प्रधानी का, ग्राम पंचायत का प्रधानी का चुनाव जो होता है वही तो है भाई, वही तो है। आपको पता है कि गांव स्तर पे देखा जाए तो एक तो प्रधानी का चुनाव होता है, एक बीडीसी मेंबर का चुनाव होता है, और एक जो होता है वो होता है एक क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, और इनसे ऊपर होता है एक जिला पंचायत का चुनाव, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3-4 तरह के चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है। देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, पंचायती राज व्यवस्था एक ग्राम पंचायत होती है, एक शहरी पंचायत होती है। ग्राम पंचायत भी 3 तरीके से होती है, और शहरी पंचायत भी जो है वो आपका कितने तरीके से होती है, 3 तरीके से होती है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना ये है
कि जो पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये आई कहाँ से, ये व्यवस्था शुरू कहाँ से हुई, इस व्यवस्था का वर्णन कहाँ दे रखा है, या इस व्यवस्था के बारे में कहाँ बता रखा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान के अंदर एक व्यवस्था है डीपीएसपी की। किसकी व्यवस्था है? डीपीएसपी। क्या होता है डीपीएसपी? तो डीपीएसपी के बारे में ध्यान रखना, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या होता है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होती है? स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है। तो संविधान के अंदर तुम्हें पता है, संविधान के अंदर अगर छोटी सी बात देखी जाए बारीक सी, तो सभी को पता है कि कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। हालांकि मूल संविधान में देखा जाए तो कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और अब अगर देखा जाए तो भाग भी बढ़ के लगभग 25 चले गए। लेकिन मैं आपसे बता दूं, बेसिकली देखा जाए तो भाग 22 हैं, लेकिन भागों के अंदर भाग आ गए। जैसे भाग 4 है, तो भाग 4 के अंदर एक और संशोधन करके जोड़ दिया भाग 4 का। तो इस तरीके से 25 चले गए। अच्छा, अनुच्छेद के बारे में भी कह दिया जाता है कि लगभग 450 चले गए हैं। तो 450 भी तो ऐसे ही चले गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अनुच्छेद के अंदर जो आपका जैसे 51 अनुच्छेद 51 है, तो अनुच्छेद 51 के अंदर एक अनुच्छेद और आ गया संशोधन करके, अनुच्छेद 51 का। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अनुच्छेद 14 चले गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनुच्छेद कितने चले गए? लगभग 450 के आसपास चले गए। तो इतनी बात तो तुम्हें सबको पता ही है, इस बात की कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है नहीं? ध्यान रखना। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आए थे जब संविधान बना था, डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के किस भाग में जोड़े गए? तो संविधान के भाग 4 में जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके अलावा ध्यान रखना है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो इनके लिए आपको ध्यान रखना अनुच्छेद बना के रखे गए। और अनुच्छेद रखा गया, आपको ध्यान रखना है 36 से लगा के 51। कहां तक है अनुच्छेद? अनुच्छेद है 36 से लगा के 51 तक। ठीक है, ध्यान रखना। और कहां से लिए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिए थे? तो आयरलैंड ने कहां से लिए थे? बताओ, पीछे पढ़ लिया? बताओ, आयरलैंड ने कहां से लिए थे? तो ध्यान रखना है, देखो आपसे अगर कहे कि आयरलैंड ने कहां से लिए थे, तो आयरलैंड, ध्यान रखना, आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। कहां से लिए थे? स्पेन से। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे जो भारत ने उठाया है डीपीएसपी, वो कहां से उठाया है? वो उठाया है आयरलैंड ने, आयरलैंड से। और आयरलैंड में कहां से आया? तो आयरलैंड ने स्पेन से उठाया। कौन से भाग में रखे हैं? भाग 4 में रखे हैं। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 36 से लगा के 51 तक है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो इन पर कानून बनाएगा, तो इन पे कानून बनाएगी राज्य सरकार। इस पे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। ये कानून बनाएगी इस पर राज्य सरकार। समझ में आ रहा? तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर जितनी भी अनुच्छेद है 36 से 51 तक, इन पे सारों पर जो अधिकार है, इन पे सारों पे जो कानून बनाने का अधिकार है, व्यवस्था चलाने है, वो सब राज्य सरकार को दिया गया है। और अगर राज्य सरकार इस पे कोई भी कानून अगर बना दे, फॉलो ना कर पाए, या फिर जैसे मान लो कोई भी व्यवस्था बना दे, लोक कल्याणकारी व्यवस्था बना दे, योजना बना दे, वृद्धा पेंशन बना दे, या फिर उसके अलावा कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना चला दे डीपीएसपी के तहत, और राज्य सरकार उसको पूरा ना कर सके, तो आप इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप इसके खिलाफ जो है आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप डीपीएसपी के लिए, डीपीएसपी, तो ध्यान रखना, डीपीएसपी के खिलाफ
डीपीएसपी के विरुद्ध, आप ऐसे मानना डीपीएसपी के विरुद्ध, तो डीपीएसपी के विरुद्ध आप जो है हाई कोर्ट या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि न्यायालय में आप बाध्य नहीं हो, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हो डीपीएसपी के मैटर को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर आप डीपीएसपी के आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। न्यायालय में आप जाओगे, देखेगा न्यायालय डीपीएसपी का मैटर तुरंत खत्म कर देगा, तुरंत खारिज कर देगा केस। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय में बाध्य नहीं है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार बनाए या ना बनाए, और सपोज दैट राज्य सरकार ने अगर बना दिया, फॉलो नहीं करा, तो आप नहीं जा सकते। तो केटी साहा नाम का एक व्यक्ति था, केटी साहा, तो केटी साहा नाम का एक व्यक्ति था। इस केटी साहा नाम के व्यक्ति ने क्या कहा था? तो इस केटी साहा नाम के व्यक्ति ने ये कहा था कि ये जो डीपीएसपी है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से भुनाता है। ठीक है, अगर बैंक का मन करेगा तो चेक को भुना देगा, और बैंक का मन नहीं करेगा तो चेक को नहीं भुनाएगा। ये अपनी मर्जी से भुनाएगा, अपनी मर्जी से इसको खत्म करेगा, ये इसका अपने हाथ में जो भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो केटी साहा ने ये वाली बात कही थी कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी मर्जी से भुनाता है, ध्यान रखना। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। कहां से लिए गए? आयरलैंड। अनुच्छेद 36 से 51 कौन से भाग में है? भाग 4 में है। इसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है, केटी साहा का कथन आपको ध्यान रखना है, केटी साहा ने क्या कहा था। अब अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद के बारे में ध्यान रखना। अनुच्छेद कहां से कहां तक बताए थे मैंने? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब एक बार बताओ, इस 36 से 51 के बीच में अगर मैं अनुच्छेदों की बात, अगर मैं कुछ अनुच्छेदों की बात अगर आपसे करने लगूं तो 2-4 अनुच्छेद आप ध्यान रख लो, और अदर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। 36 से 51 तक सारे राज्य सरकार के अंडर आएंगे, मतलब राज्य सरकार कानून बनाएगी, क्योंकि डीपीएसपी में है। अब अगर जैसे मैं बात करूं 36 अनुच्छेद की, तो इसमें क्या है? तो इसमें है राज्य की परिभाषा। इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की क्या परिभाषा होती है? राज्य की परिभाषा यही है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासन, विधायी व्यवस्था, एमएलए, एमपी, विधायक, प्रशासन अधिकारी सब काम करते हैं। कृषि होती है राज्य के अंदर, जीडीपी, पीडीपी कैसे चलती है, सब राज्य की व्यवस्था है, वो परिभाषा हो गई राज्य की है। हाँ, आपको मैं एक चीज बताऊं, राज्य का मतलब, स्टेट का मतलब यही नहीं है यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड। हर संस्था अपने आप में स्टेट है, हर संस्था अपने आप में स्टेट है। सपोज दैट यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने आप में स्टेट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है, अपने हिसाब से सिलेबस बना सकता है, अपने हिसाब से एग्जाम करा सकता है, अपने हिसाब से टॉपिक रख सकता है, अपने हिसाब से जो है वो सिलेबस तैयार कर सकता है अपने हिसाब से चीजों को। वो चीज अलग है कि सरकार कहेगी कि हाँ भाई इतनी जगह है, विज्ञापन करो, सब कुछ करो, लेकिन विज्ञापन में क्या संशोधन करना है, क्या सिलेबस रखना है, क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रखने, वो तो सब उसी का है ना। यूपीएससी लोक सेवा आयोग वो अपने आप में स्टेट है, वो अपने नियम बना सकता है, वो अपने सिस्टम बना सकता है। सपोज दैट आप नालंदा इंस्टीट्यूट की बात कर लो, नालंदा इंस्टीट्यूट अपने आप में स्टेट है, नालंदा इंस्टीट्यूट अपने नियम बना सकता है। वो कहे तो वो ये कह सकता है कि क्लास आपकी सुबह को 8 बजे से नहीं, आपकी क्लास 11 बजे से चलेगी, आपकी क्लास एक शाम को लगेगी, आपकी क्लास एक नाइट में 8 से 9 लगेगी या 9 से 10 लगेगी, ऐसा है। और लगती भी है भाई। हमारे इंस्टीट्यूट का नियम क्या है? सुबह को 8 से 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक। लेकिन आप दिल्ली, अगर आप इलाहाबाद देखो तो वहाँ के इंस्टीट्यूटों का नियम क्या है? तो वहाँ के रात के 10 बजे भी क्लास पढ़ाई जाती है, 9 से 10 रात को भी क्लास चलती है, शाम को 6 से 7 भी क्लास चलती है, सुबह में भी चलती हैं, रात को भी चलती हैं, दिन में भी चलती हैं, चलती रहती हैं। तो उनके अपने नियम है, वो अपने आप में स्टेट है। तो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि राज्य मतलब यूपी, एमपी, बिहार। स्टेट का मतलब हर संस्था अपने आप में स्टेट है, हर फैमिली भी अपने आप में स्टेट है। फैमिली अपने हिसाब से डिसीजन कर सकती है, फैमिली अपने हिसाब से कुछ नियम बना सकती है कि हमारी फैमिली में सुबह को सबको 5 बजे उठना है। अगर कोई 8 बजे सोता हुआ मिल गया तो उसकी खटिया उल्टी कर देनी है। होता है कुछ फैमिली में
कह रहा है जल्दी उठने का नियम है हमारे यहाँ, तो जल्दी उठा देते हैं घर के। तो उनका अपना है ना, कुछ फैमिली ऐसी है उनके नियम है कि भैया 9 बजे तो उठेंगे वे, 9 साढ़े 9 बजे तक, उसके बाद में वो जो है 10-11 बजे तक उनका जो है सिस्टम होगा, तब जाके कहीं ऑफिस ऑफिस जाएंगे या फिर वे अपना बिजनेस दुकान वुकान जो भी उनकी होंगी चीज़ें करेंगे। तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 36 है उसमें क्या, उसमें है राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है, 37 में आप ध्यान रखना, 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। न्यायालय में क्या है, न्यायालय में बाध्य नहीं हो, ध्यान रखना, न्यायालय में बाध्य नहीं, आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या है, तो 38 में ये है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी का मतलब क्या है, तो लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि समय समय पर राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था लाती रहे। ठीक है, ध्यान रखना। और 39 का क्या मतलब है, तो 39 का मतलब है समान कार्य समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये ध्यान रखना। अब बात आती है 40 की, यही तो है ग्राम पंचायत, यही तो ग्राम पंचायत है, यही तो ग्राम पंचायत का गठन है, ध्यान रखना, जहां मुझे आना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 40 जो है ये है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ध्यान रखना। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कहने का मतलब है ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के ना एक व्यक्ति इसके खिलाफ था और एक व्यक्ति इसके पक्ष में था। ध्यान रखना, कौन इसके पक्ष में था, कौन इसके खिलाफ था। तो आपको मैं बता दूं, यहां से आपको ध्यान रखना, एक था इसके पक्ष में और एक था इसके विपक्ष में। अब कौन इसके पक्ष में था, कौन इसके विपक्ष में था ग्राम पंचायत के, कि भाई गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, पक्ष में जो थे वो थे महात्मा गांधी, पक्ष में कौन थे, महात्मा गांधी, और विपक्ष में कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो थे इसके ग्राम पंचायत के विपक्ष, कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। और जो महात्मा गांधी थे वो थे ग्राम पंचायत के पक्ष में, कि भाई ग्राम पंचायत होनी चाहिए। एक आर्टिकल भी पूछा जाता है, जैसे नॉर्मली कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि समाजवादी या सामाजिक अनुच्छेद कौन सा है, सामाजिक अनुच्छेद कौन सा है, या इसी को आप दूसरे रूप में कह सकते हो कि गांधीवादी विचारधारा वाला अनुच्छेद। तो गांधीवादी विचारधारा वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 40। कौन सा है, अनुच्छेद 40, यानी गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद 40। गांधीवादी विचारधारा का अनुच्छेद 40 क्यों है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायत के पक्ष में थे, कि गांव में पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखो कि इस पंचायत के विपक्ष में महात्मा भीमराव अंबेडकर और पक्ष में कौन है, महात्मा गांधी। अब एक बात बताओ, नॉर्मली बात है, सोचने की बात है, अगर हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है तो क्या हमें सबसे नीचे गांव को सुधार के लाना चाहिए या हमें शहर सुधारना चाहिए? गांव सुधारने चाहिए ना। गांव सुधरेंगे तो क्या सुधरेगा, शहर, और जब शहर सुधरेगा तो क्या सुधरेगा, देश। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि अगर देश को सुधारना है, देश का डेवलपमेंट करना है, तो आप शहरों का डेवलपमेंट कर दो। और गांधी जी कह रहे हैं अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो शहर नहीं, पहले आप गांव सुधारो, क्योंकि गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, और शहर सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और हमारा जो देश है ना भारत, ये ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है यहाँ की जनसंख्या, लोग जो है भारत के वो गांव में रहते हैं, ज्यादा से सबसे ज्यादा लोग भारत के गांव में रहते हैं। और गांव सुधरेगा तो शहर, शहर सुधरेगा तो देश, क्योंकि गांव का व्यक्ति आएगा शहरों में और शहरों का व्यक्ति जाएगा आगे। तो बात तो सही है महात्मा गांधी जी की भी, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी क्यों कह रहे हैं विपक्ष में? भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं अगर आप गांव को डेवलप करोगे, गांव में ग्राम पंचायत बनाओगे, तो गांव में अगर आप पंचायत बनाओगे यानी ग्राम प्रधान जो होगा वो सारा पैसा खा जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि अगर गांव का प्रधान अगर पैसा खा जाएगा तो क्या विधायक या सांसद पैसा बकस देगा? विधायक या सांसद तो और ज्यादा खा जाएगा। ठीक है, और आप अपनी समस्या को आप डायरेक्टली विधायक या सांसद के आगे नहीं रख सकते,
अगर आपके गांव में विधायक या सांसद आएगा भी तो वो किसी एक घर पे आएगा, और एक घर पे आएगा वहीं पे बैठ के चला जाएगा, और अगर तुम उनसे मिलना भी चाहोगे तो लोग वहां पे भीड़ लगी रहेगी, सीधा करेंगे अरे अरे हटो 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 रास्ता दो, विधायक जी को जाना है, अभी 2-3 गांव और जाना है, देर हो जाएगी विधायक जी को। नहीं मिलने देगा कोई। और अगर मिल भी गए तो तुम नू थोड़ी कह दोगे अरे विधायक जी भाई यार काम ना हो रहा हमारे गांव में, तुम चुनाव के टाइम आ जाओ, ये है वो, कह दोगे? नहीं बोल पाता कोई ऐसे। क्यों ऐसे नहीं बोल पाया? क्योंकि अगर ऐसे बोल लोगे तो वो उनकी निगाहों में चढ़ जाएगा और बाद में जो है वो 3rd डिग्री इस्तेमाल कर देगा है। और गांव में क्या है कि अगर गांव का कोई प्रधान है तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो तुम्हारे गांव का ही होगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले का हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले का नहीं बल्कि तुम्हारे साथ पढ़ा हो बचपन से, और वो अब गांव का प्रधान बन गया हो और तुम्हारे मोहल्ले में वो आ गया हो, तो कहेगा अबे यार मोहित तुझसे कह दी हमने यार, तू विधायक तू प्रधान क्या बन गया, और नाली वाली सही ना करा सकता हमारी है, तो वो कुछ कहेगा थोड़ी, कहेगा यार ये बार बार इसी बात को टोक दे बनवा दो, या उसके तुम गले में हाथ डाल दोगे अरे यार प्रधान यार तू करवा दे यार, बनवा दे यार बनवा, तो वो बेचारा करा देगा। और तुम उससे कैसे भी कह लोगे, विधायक से तुम नहीं कह सकते कैसे भी, सांसद से तुम नहीं कह सकते कैसे भी। तो भैया यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे यही हुआ कि गांधी जी इसके पक्ष में है लेकिन भीमराव अंबेडकर जी पक्ष में नहीं है, तो विवाद हो गया दोनों में। और विवाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ लाठी डंडा चलता है, क्रांतिकारी आंदोलनों में देखा जाए तो, और अगर जितने भी ये ऐसे हुए हैं क्रांतिकारी व्यक्ति जिनके नाम पॉपुलर हैं, इनकी लड़ाई हाथी ऐसे मान लेना, इनकी जो लड़ाई है हाथी घोड़ों से नहीं हो रही, लात घुस से नहीं हो रही, डंडों से नहीं होती, इनकी लड़ाई होती विचारों की। तो विचारों में यहां महात्मा गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह विवाद बन गया। तो सरकार जब समय संविधान बना रही थी ना, तो संविधान बनाते समय सरकार बोली एक काम करो इसे डीपीएसपी में डाल दो यार, डीपीएसपी में डाल दो। डीपीएसपी में 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं, इसको 40 में डाल दो, 40 अनुच्छेद में डाल दो। आगे जाके जिस सरकार का मन करेगा, जिस राज्य सरकार का मन करेगा, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे उस पर पैसा आएगा राज्य सरकार पे, जैसे जैसे राज्य सरकार डेवलप करेगी, जिस राज्य सरकार का मन करेगा वो राज्य सरकार अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत चला लेगी, शुरू कर लेगी। ये राज्य सरकार को थोप दिया, राज्य सरकार के लिए दे दिया, आर्टिकल 40 में डाल दिया। और ये भी डाल दिया कि समय अनुसार भारत में जैसे जैसे टाइम आगे चलता रहेगा जरूरी भी बन सकती है। तो एक काम करो राज्य को दे दो, 40 में डाल दो ग्राम पंचायत का गठन, आगे जाके राज्य सरकार जैसे जैसे डेवलप करेगी, जैसे जैसे राज्य सरकार के पास पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, राज्य सरकार ग्राम पंचायत अपने यहाँ पे क्या कर देगी, शुरू कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक टाइम आया 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 का टाइम आया। तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को जो है यहां पर राजस्थान में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, और राजस्थान की एक जगह आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान की जगह है नागौर। कौन सी जगह है, नागौर। यहां पे ग्राम पंचायत शुरू कर दी भैया। तो 2 अक्टूबर का दिन क्यों लिया, 2 अक्टूबर का दिन क्यों लिया, 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती, और गांधी जी इसके पक्ष में थे ना, तो उनके लिए, उनकी जयंती के लिए, उनके जन्म दिवस के लिए, उनको एक तरीके से जो है देखा जाए उनके मान सम्मान के लिए 2 अक्टूबर का दिन लिया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत क्या कर दी, शुरू कर दी। और इसी की तर्ज पे आपको ध्यान रखना है, इसी की तर्ज पे क्या हुआ, तो इसी की तर्ज पे आपको ध्यान रखना है 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहां पर क्या कर दी, आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहां पर ग्राम पंचायत शुरू कर दी। तो जब राजस्थान ने भी अपने यहाँ ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू कर दी और उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू कर दी, तो हुआ क्या, हुआ ये कि राजस्थान के गांव डेवलप करने लगे, राजस्थान के गांव पढ़े लिखे होने लगे, राजस्थान के गांव बढ़िया होने लगे, टिकटॉक होने लगे, वीआईपी बन गए। आंध्र प्रदेश के गांव में भी ऐसी हो, आंध्र प्रदेश के गांव भी बढ़िया बन के टिकटॉक बन गए। तो अब आंख खुली भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है संसद की।
ठीक है, ध्यान रखना। और संसद के दायरे में ध्यान रखना, संसद होता है ये कमरा, एक कमरा, ये क्या है जी, संसद। और इसके दो भाग है जी, ये दो कमरा हो गया जी, ये क्या है जी, लोकसभा, और ये क्या है जी, राज्यसभा। तो अब जब संसद यानी भारत सरकार की आंख खुली तो भारत सरकार बोली कि जब एक राज्य सरकार ने अपने यहाँ ग्राम पंचायत शुरू करा तो उसके यहाँ की गांव की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई। दूसरा, आंध्र प्रदेश ने भी पंचायत अपने यहाँ शुरू करी तो आंध्र प्रदेश भी अपने आप में बढ़िया हो गया। अगर यार ये सारी व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जा और सारे राज्यों को कंपलसरी कर दिया जावे कि आप अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन यानी ग्राम पंचायत शुरू करो, गांव में प्रधानी का चुनाव शुरू करो, शहर में चेयरमैनी का चुनाव शुरू करो, तो हो सकता है कि देश अच्छा डेवलप कर ले। तो यहां पे संसद में हुआ क्या, संशोधन। लोकसभा में बात आई, पास होगी, राज्यसभा में पास हुई, बात पास हो गई, और राष्ट्रपति ने साइन मार दिए। और संविधान संशोधन हुआ कौन सा, तो संविधान संशोधन हुआ, आपको ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ और हर राज्य सरकार से कह दिया कि आपके लिए अनुच्छेद 40 यानी 40 कंपलसरी हर राज्य के लिए, यानी अब आपको अपने यहाँ पे पंचायत व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी। आपको ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत दोनों लेवल पे चुनाव कराना पड़ेगा। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। और 73वां संविधान संशोधन जब 1993 में हुआ तो आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को क्या शुरू हो गई, पंचायती राज व्यवस्था। क्या शुरू हो गई, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। और इसलिए क्या होता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्या बनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। यूपी के इसमें आपको मैं बता दूं, जो मैं अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए आपके 10 से 15 क्वेश्चन है यूपी के। तो यूपी के 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको यह भी तो देखना है कि पंचायती राज व्यवस्था आई कहां से, पंचायती राज व्यवस्था आई कैसे है। तो पंचायती राज व्यवस्था तो पहले से ही रखी हुई है डीपीएसपी में, भाग 4 में, 36 से 51 में, अनुच्छेद 40 में, लेकिन 40 हर राज्य ने लागू नहीं करा। जब राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने लागू करा तो सरकार लगा, भारत सरकार को लगा यार सबको करना चाहिए, सबको करने के लिए संशोधन करना पड़ा। 73वां संविधान संशोधन आया, 1993 में आया, 24 अप्रैल 1993 को सारे में लागू करा गया, सारे राज्यों को कंपलसरी करा गया। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। और पंचायत की व्यवस्था क्या हो गई, शुरू हो गई। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया था और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग कब बना था और कब स्टार्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब ये डीपीएसपी में ये पंचायत है, आर्टिकल 40 है, जब आर्टिकल 40 कंपलसरी करा सारे राज्यों को, तो राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करागा, बताओ, राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करागा। अच्छा सीधे शब्दों में बताओ मुझे, सीधे शब्दों में आप मुझे ये बताओ कि गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है यानी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, वो चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को, किसको है, राज्य सरकार को। जब राज्य सरकार चुनाव कराएगी तो राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कराएगी या राज्य निर्वाचन आयोग से कराएगी, भाई अपने वाले से कराएगी ना, राज्य निर्वाचन आयोग से कराएगी। तो आपको यहीं पे यही ध्यान रखना है क्या, कि जब ग्राम पंचायत बन गई, ग्राम पंचायत का गठन हो गया, तो आपको मैं बता दूं यहां पे ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगी। तो ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत का चुनाव। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगा भैया? तो ग्राम पंचायत का चुनाव कराएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार किससे कराएगी? तो राज्य सरकार कराएगी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से कराएगी। ठीक है, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो आपसे मैं बता दूं, जब अभी 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1993 में, तो 1993 में आपको ध्यान रखना है 22 अप्रैल 1993। तो 22 अप्रैल 1993 को ना, इससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैं बता दूं 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत उत्तर प्रदेश में क्या आया? उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक। विधि संशोधन विधेयक ये कब आया बेटा? ये आया 1993, 73वां संविधान संशोधन होके। तो 73वां संविधान संशोधन जब 1993 में हुआ ना, तो उसके बाद में आया उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तर प्रदेश में आया पंचायती विधि संशोधन विधेयक। और जब ये आ गया तो ये लागू कब हुआ? स्थापना कब हुई इसकी? तो स्थापना आपको ध्यान रखना, ये स्थापना हुई 22 अप्रैल 1993। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी के अगले दिन आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल 1993 को क्या हो गया? तो 23 अप्रैल 1993 को हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव कराएगा। समझ में आ रहा है? ग्राम पंचायत का ये चुनाव कराएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और जब ये चुनाव कराएगा तो ध्यान रखना है आपको कि जब ये चुनाव कराता है तो चुनाव जो होता है वो ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वो कितने तरीके से होता है? तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत का चुनाव 3 तरीके से होता है, यानी 3 तरीके से बटी हुई है। कैसे कैसे बटी हुई है? तो सबसे नीचे आता है क्या? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर क्या आएगा? क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत से ऊपर क्या आएगा? तो क्षेत्र पंचायत से ऊपर आएगा जिला पंचायत। जिला पंचायत। ठीक है, ध्यान रखना। तो 23 अप्रैल 1993 को राज्य निर्वाचन आयोग बना। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, ग्राम पंचायत चुनाव कराएगा। 3 स्तर से कराता, एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तरीय चुनाव कराता है वो कितने स्तरीय कराता है? त्रिस्तरीय कराता है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तरीय। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखना ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो त्रिस्तरीय है। और त्रिस्तरीय आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। लेकिन जो त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था बेटा? तो समिति का नाम याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या करा था? त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। और इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अपने यहाँ पे चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत में छोटा ग्राम, उससे बड़ा क्षेत्र, उससे बड़ा जिला। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। अब मुझे यहां से आप बताओ कि जो राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से ग्राम पंचायत का चुनाव कराती है, प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव? कैसा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव कराती है भैया? प्रत्यक्ष चुनाव कराती है। प्रत्यक्ष मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का ये कार्यकाल कितना होता है बेटा? कार्यकाल इसका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। क्या स्थायी है या अस्थायी है? हैं? बताओ। अरे भाई 5 साल के बाद भंग होगा या नहीं होगा? भंग हो जाएगी। जब भंग हो जाएगी तो ऐसे मान लो आप क्या है ये? अस्थायी। क्या है बेटा? अस्थायी।
अब जब भंग हो जाएगी, अस्थायी है, समाप्त हो जाएगी 5 साल के बाद में, तो जब दोबारा नई पंचायत बनेगी तो उसके लिए मैक्सिमम अवधि कितने माह के अंदर अंदर नई पंचायत बन जानी चाहिए? कितने माह के अंदर? 6 माह। 6 माह के अंदर बन जानी चाहिए। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर मान लो इसमें आरक्षण महिलाओं को दिया जाए तो महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो महिला का आरक्षण आपको ध्यान रखना है 1/3। कितना है आरक्षण? तो आरक्षण के बारे में ध्यान रखना, 1/3 आरक्षण है। और 1/3 आरक्षण का मतलब आप समझते हो 1/3। आगे जाके अगर संविधान में संशोधन करके अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो आरक्षण में महिलाओं के लिए, तो आप 1/3 से कम नहीं कर सकते, आप 1/3 से ऊपर कितना ही बढ़ा सकते हो, जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति आपकी बनी हुई है। वर्तमान स्थिति बनी हुई है ना आपकी, अभी पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण पे बात हुई है, बढ़ाया गया है और ज्यादा आरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो वही है कि अगर आप संविधान में करके अगर संशोधन कुछ भी करो तो आप ग्राम पंचायत में महिलाओं के आरक्षण को 1/3 से कम नहीं कर सकते, चाहे बढ़ा कितना ही दो, 2/3 कर लो, 3/3 कर, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कम नहीं करना, इससे ऊपर बढ़ाना ही है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? जितनी बात मैंने यहां तक आपको समझाई है समझ में आ गई ना? ठीक है। अभी ये आपका अभी अधूरा है। ये कैसा है? अभी आपका अधूरा है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार, ग्राम पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में पंचायती विधि संशोधन विधेयक कब आया? 1993। कब जो है ये स्थापित हुआ? 22 अप्रैल 1993। और अगले ही दिन 23 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है? चुनाव। कौन सा वाला? ग्राम स्तर वाला। कितने तरीके से कराता है? 3। एक आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और ध्यान रखना ग्राम पंचायती व्यवस्था यूपी की कैसी है? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ध्यान रखना प्रत्येक चुनाव होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, भंग करी जा सकती है, अस्थायी है, 6 माह में नई पंचायत, 21 वर्ष सदस्य भाग ले सकते हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3। बाकी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बना? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की स्थापना कब हुई? वो आपका अगली क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका वो करा दिया जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना ये आज डीपीएसपी के थ्रू ग्राम पंचायत मुझे पढ़ानी, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। आशा है समझ में आया होगा आपको कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कैसे कैसे कौन सा काम कब हुआ है, और पंचायती राज व्यवस्था की बात कब आ गई थी, कहाँ इसको संविधान में रखा गया था, पहले से ही चीजों को मैनेज कर लिया गया था, अब राज्य इसको क्या करता है? चलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक तो ये वाला ध्यान रखना और एक ये वाला ध्यान रखना, दोनों आपको ध्यान रखना कब आगे कब बनी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या तुम टेलीग्राम चैनल से हमारे टच में हो? हैं? जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से टच में हो तो हम आपसे 1-2 क्वेश्चन करना चाह रहे, उससे ये पता चल जाएगा कि अगर टेलीग्राम चैनल पे तुम टच में हो तो आपने चीजें घर पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, आप इसको आधा घंटा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। बताओ फिर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कहाँ की है और उस करेंसी का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल सबको पता है, टेलीग्राम चैनल मेरे ही नाम से है, क्या है? लवी राजपूत सर। ठीक है, ध्यान रखना, लवी राजपूत सर ये टेलीग्राम चैनल है। इस तरह का इसमें लोगो देखने के लिए मिलेगा तुम्हें, LR क्लासेस। ठीक है, ध्यान रखना। तुमने भी कर रखा सब्सक्राइब, जिसने नहीं कर रखा वो कर लो, बाकी अपने फ्रेंड दोस्त तुम्हारे जो ग्रुप स्टडी ग्रुप हो उनमें आप भेज सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई क्वेश्चन बताओ मुझे। कल का क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन जो डाले हैं मैंने अभी करंट अफेयर्स के 50 सुबह में, उसका तो जिक्र ही नहीं है, सिर्फ कल वाले का जिक्र है। बताओ दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी, नहीं पढ़ा ना? मैंने कहा आप 30 मिनट दो मेरे टेलीग्राम चैनल को, 30 मिनट अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को दोगे, जो मैं डाल रहा हूं उसको पढ़ के अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लो, डायरी,
और आप इसको थोड़ा लिखो, समझो, याद करो। एक बार इसको पहले देखो, फिर जब आप लिखोगे याद होगा, फिर उसके बाद में जब आप बंद करके रखोगे लिखने के बाद तो एक बार और देख लेना, याद हो जाएगा। अफगानी करेंसी जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी है, परसों का डाटा है ये, ध्यान रखना। उसके बाद में हम कह रहे हैं हाल ही में भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने लाइफ टाइम महोत्सव बनाने की शुरुआत कर दी है। तो अभी तक भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने लाइट हाउस महोत्सव, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, लाइट हाउस महोत्सव। तो लाइट हाउस महोत्सव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। कौन सा है बेटा? गोवा। ध्यान रखना। इस चीज से पता क्या चलता है? इस चीज से पता ये चलता है कि आप टेलीग्राम के टच में नहीं हो। समझ में आया? तो आप पढ़ाई के टच में नहीं हो, टेलीग्राम तो छोड़ो, पढ़ाई के टच में नहीं हो। और मैंने कितनी बार कह दिया कि एग्जाम के अंदर आपका स्टैटिक और करंट स्टैटिक करंट ही है, वहां से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 2-3 के चक्कर में आप 50 खत्म कर रहे हो। एक क्वेश्चन और बता दो, हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया है जिसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी? MS स्वामीनाथन। और इनके द्वारा ही आपको ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1988 में करी गई थी, चेन्नई तमिलनाडु में करी गई थी, इनके द्वारा ही करी गई थी। नाम है पूरा उसका MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान संस्थान। पढ़ो, मिलेगा कुछ। 50-60 क्वेश्चन रोज के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पढ़ना मजाक नहीं होता है, और अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो मजबूत होंगी वो चीज़ें, एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगी। पूछे करो कहीं से, साथ वाले लोगों से डिस्कस करो इन चीज़ों का। बाकी मिलते हैं फिर कल। तो यहाँ से कंप्लीट होता है ये वाला, ठीक है। ये PDF बनवा के मैं डलवा दूंगा आपका, ठीक है, और ये मैं यूट्यूब पर डलवा दूंगा, और आप इसको सुन लेना, यहाँ देख लेना, खुद से नोट बनाओ, कुछ क्लियर होगा, ठीक है।